कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर प्रेरणा मिलती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिन्हें सुनकर खुशी का एहसास होता है। लेकिन कुछ कहानियाँ नहीं बल्कि कहना चाहिए कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है और पीछे छूटती जा रही है कितनी ही संस्कृतियाँ, मूल्य, तहज़ीब और तरबियत। आज एक बिज़ी और लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल आधुनिकता और तरक्की का पैमाना बन चुकी है, जिसके नीचे बचपन, मासूमियत, बड़प्पन, बुजुर्गियत सब कुछ ले जा रहे हैं। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर इस रेस में शामिल होते जा रहे हैं। फुर्सत और वक्त की किल्लत सबके पास है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम सब किसी न किसी तरह भोग ही रहे हैं और इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है। इस बात का मुझे यकीन है। आज मेरी बोर्ड एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगी थी, रूम नंबर 7 में। मैम, आपकी ड्यूटी ख़ास इस रूम में लगाई गई है। आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि एक बच्चा ऐसा है इस रूम में जिसको कोई परेशानी है और हो सकता है बाकी बच्चे उसे परेशान करें। कहते हुए प्रिंसिपल ने मुझे बच्चे का रोल नंबर बताया और ध्यान देने के लिए हिदायत दी। पेपर का पैकेट लेकर मैं अपने ड्यूटी रूम में चली गई। इसी उधड़बुन में दिमाग उलझा रहा कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है उस बच्चे को जो इतना ध्यान देने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं रूम में कुछ देर बिताने के बाद जब ध्यान घड़ी और गया तो देखा कि वो 9 बजाने की जल्दी में थी और चंद मिनटों में उसने 9 बजा दिए। बच्चों का एग्ज़ाम हॉल में आना शुरू हो गया। एक एक करके सब अपने रोल नंबर के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बैठते चले गए। मुझे अभी भी उस बच्चे का इंतज़ार था। तभी मैं आई कम इन मैम पूछते हुए किसी ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। मैंने रूम के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ एक लंबा, गोरा, चिट्टा, सामान्य सा दिखने वाला लड़का अंदर आने की इजाज़त मिलने का इंतज़ार में खड़ा था। यस, कम इन सुनते ही वो रूम में दाखिल हो गया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ये वही लड़का था, उसके रोल नंबर से मैंने पहचान लिया था। मैंने देखा कि जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ वैसे ही सब बच्चों में आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। उसे देखकर सब एक दूसरे की तरफ मुड़कर मुस्कुराने लगे, आंखों आंखों में इशारे करने लगे। बिहेव योरसेल्फ, आवाज़ में सख्ती लाते हुए मैंने हिदायत दी। लेकिन बच्चे आपस में ना जाने किस बात के इशारे कर रहे थे कि वो लड़का अपना सिर झुकाए अपने मुंह में कुछ बुदबुदाने लगा। बच्चों का डिसिप्लिन और तहज़ीब का हवाला देते हुए मैंने उनको चुप तो करा दिया, लेकिन उस बच्चे की घबराहट में रोक नहीं पाई। उसने अपना सर ना दाएं ना बाएं किसी तरफ भी नहीं हिलाया, सिर्फ एक टक अपने टेबल की तरफ देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उस लड़के में मुझे ऐसी कोई परेशानी, कोई ऐब नज़र नहीं आ रही थी कि जिसका ख्याल रखना ज़रूरी था। फिर भी सब उसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। बहरहाल आंसर शीट देने का टाइम हो गया तो मैंने सबको आंसर शीट बांट दी। सब अपनी शीट पर अपना नाम और बाकी जानकारियां भरने लगे। सबके पास जाकर मैं शीट चेक करके अपना दस्तखत करने लगी। जब मैं उस बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि लिखते वक्त उसका हाथ बहुत तेज़ी से काँप रहा है और अपनी शीट भरने में उसने कई गलतियाँ भी की हैं। अरे, ये क्या किया बेटा? अपना नाम तुमने गलत तरीके से भरा है। वो बहुत ज़्यादा डरा सा लग रहा था और डरते हुए बोला, आई एम वेरी सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने उसे इत्मीनान रखने को कहा और समझाते हुए उसकी गलती सही करवाई। इस दौरान मैंने देखा कि उसने अपनी नज़रें रूम के चारों तरफ दौड़ाने की कोशिश की। क्वेश्चन बुक बांटने का टाइम आया और सबको उनकी बुक देकर मैं एक कोने में खड़ी हो गई। 3 घंटे के पेपर के दौरान सब अपने पेपर में गुम थे। उस बच्चे ने इस दौरान कई बार मुझे अपने पास बुलाया और पेपर में कुछ सवालों के बारे में पूछा। अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि परेशानी क्या थी उसमें। आखिरी 10 मिनट बचे तो मैंने सबको अपने आंसर पेपर को ठीक से चेक करने को कहा। तब उस बच्चे ने बहुत मासूमी भरी आवाज़ में बोला, मैम, चेक क्या करना है? मैंने 10 नंबरों का सवाल ही हल किया है। मुझे इसमें भी पूरे 10 नंबर मिल जाएं वो बहुत बड़ी बात होगी। इतना सुनते ही सारे बच्चे हंसने लगे और उसका मजाक बनाने लगे। सबको चुप कराते हुए मैंने बहुत हैरानी से पूछा, क्यों बेटा, तुमने पढ़ाई नहीं की थी क्या? कोई परेशानी थी? मुझे सवाल के ज़रिए जानने का मौका मिल गया कि आखिर माजरा क्या है। तभी पेपर जमा करने के लिए घंटी बजी और मैं सबका पेपर लेने में मशगूल हो गई। सब पेपर जमा करके बाहर निकल गए, लेकिन वो बच्चा अपनी जगह पे खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसे जाने को कहा तो उसने कहा, मैम, आपसे मुझे कुछ बताने का दिल कर रहा है क्योंकि आप इतने अच्छे से मुझसे बात कर रही थी और मेरी परेशानी को समझकर उसको हल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे आपसे सब कुछ कहने के लिए डर नहीं लग रहा है।
बल्कि कहने के लिए कॉन्फिडेंट आ रहा है। मैंने बहुत ताज्जुब से उसकी ओर देखकर उससे दोबारा पूछा कि क्या वजह थी कि उसने पेपर के सवाल हल नहीं किए। और जब उसने अपनी बात बताना शुरू की तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और तो और बदन में अजीब सी कंपन सी शुरू हो गई। उसने बताना शुरू किया, मैम पूरे साल स्कूल में मेरा अटेंडेंस सिर्फ 10% ही है, इसलिए कोई क्लास ना करने की वजह से मैं सिर्फ कुछ ही सवाल हल कर पाया। और इसकी वजह यह भी है कि पिछले 3 साल में मैं बहुत बड़े डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगी, मैंने 5 से 6 मरतबा खुदकुशी करने की कोशिश भी की है इन 3 सालों में। मैंने बड़ी बेसब्री से पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? इसकी वजह, मैम जब मैं 8वीं क्लास में था तब एक रोज़ मेरे स्कूल के वॉशरूम में मेरे ही क्लास के कुछ लड़कों ने, जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे, मेरे साथ वो किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन लोगों ने मेरा यौन शोषण किया, सबने बारी बारी से किया और ये सिलसिला तकरीबन 2 साल तक चलता रहा। मैं अपने साथ ये होता देख ज़हनी दबाव में जाता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ। वो हमेशा किसी साइट की बात करते और उसे सीखते और स्कूल में मेरे साथ वही गंदगी करते। मैं अपना कॉन्फिडेंट और ख़ुद तोक़ीरी सेल्फ इस्टीम खोता जा रहा था। मैं स्कूल से घर जाकर एक कमरे में खुद को कैद करने लगा। मेरे माँ बाप दोनों नौकरी पेशा हैं। उनके पास सिर्फ शाम का ही वक्त होता था जिसमें वो दिन के बाकी काम पूरे करते हैं। मैं डिप्रेशन में इस कदर घिर गया कि कुछ बोलने और समझने के काबिल ही नहीं रहा। धीरे धीरे मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स ने जब मुझसे ये बदलाव देखा तो कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं भी कुछ सामने नहीं आया। मैम सब लोग जिस तरह त्यौहार और शादियों के लिए जेवर, कपड़े और मिठाइयों की शॉपिंग करते हैं, ठीक उसी तरह पिछले 1 साल से मेरे माँ बाप डॉक्टर शॉपिंग कर रहे थे। कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ वो मुझे लेकर नहीं गए। आखिर एक दिन एक डॉक्टर ने मेरे इलाज का ज़िम्मा लिया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे के मेरे जहन को नॉर्मल किया और तब दवा की खुमारी में मैंने सब कुछ बता दिया। ये जानकर मेरे पेरेंट्स ने स्कूल और मैनेजमेंट को सब बताया और उन बच्चों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जो लड़का मेरे सीट के पीछे बैठा आज पेपर लिख रहा था, वो उनमें से एक था। ये सब जानने के बाद सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं हंसी का पात्र बन गया, यहाँ तक कि मुझे धमकियाँ भी मिलने लगीं। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने इस सेंटर पर मेरी सिक्योरिटी के लिए अर्जी दाखिल की। इतना सुनने के बाद मेरी आंखें भर आईं। अपने आप को संभालते हुए मैंने उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस करते हो अपने इलाज के बाद? उसने कहा, मैम मेरी ज़िंदगी के 3 साल तो बर्बाद हो गए और ना जाने कितना वक्त और लगे मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीने में, लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंट आया है तो मैंने पेपर देने की ठानी। भले ही फेल हो जाऊं पर कोशिश ज़रूर करूंगा। मैम एक बात और, मैं अपने दोस्तों की हालत के लिए भी दुखी हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में उन्हें ध्यान देना चाहिए वो उसे छोड़कर बाकी सब गैर ज़रूरी काम करके अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। कल हो सकता है उन्हें जुवेनाइल कोर्ट का मुंह देखना पड़े। मैं सबसे पूछता हूँ, इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? मैं, हमारे माँ बाप, स्कूल, हमारा मुआशरा, कौन? बिना जवाब दिए मैंने उसे अगले पेपर की तैयारी के लिए हौसला अफजाई करके जाने को कहा। जाते जाते उसने मेरे पैर छूते हुए कहा, आपसे सब कुछ कह के मुझे और हल्का और अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनने के लिए थैंक यू मैम। और वो चला गया। लेकिन आखिर में जो सवाल उसने मुझसे पूछे उनके जवाब मेरे पास नहीं थे। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इल्म एक मंजिल है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तालीम से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर चलते हुए जो ठोकर लगने से बचाती है, हमें महफूज रखती है, या जो रोशनी दिखाती है, वो है अच्छी तरबियत। ये तरबियत हमें पहले घरों से, अपने माँ बाप से मिलती है, फिर इसकी जिम्मेदारी स्कूल की होती है। हर मोड़, हर मुकाम पर हमें इनका हौसला अफजाई, इनकी देखभाल, इनके ख्यालों और हरकतों की देखभाल, इनकी जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तरक्की, शोहरत, पैसा पाने की होड़ में हम सब ने खुद को इससे गाफिल कर लिया है। माँ बाप समझते हैं कि स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, ये स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल कहता है बच्चों को हम दुनियावी चीज़ें सिखाते हैं, तमीज़ वो अपने घर से सीखते हैं। उनको कौन सुनेगा? मोबाइल सुनता है और दिखाता है, क्योंकि एक अच्छे उस्ताद और माँ बाप की जगह तो अब मोबाइल ने ले ली है। हमारे पास वक्त नहीं है देने को, इसलिए परवरिश भी इब्दार हो चुकी है। इस पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। और हाँ, लड़कियों की साथ साथ लड़कों की भी इज़्ज़त को महफूज करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।